वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जगद्गुरु को याद करते हुए मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार आप सबके चैनल धर्म मीमांसा पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का स्नेह, आपका प्यार, आपका आशीष हमारे ऊपर बरस रहा है और यही कारण है कि हमारा सब्सक्राइबर बेस बढ़ रहा है, दर्शकों की संख्या बढ़ रही है और हमें ऐसा लगता है कि ये जो धार्मिक बातें हैं और अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं वो आप तक पहुंच रही हैं। हमारे लिए इससे अधिक प्रसन्नता की कोई बात नहीं है। इसीलिए हम आग्रह करते हैं कि जो भी नए दर्शक जुड़े हैं वे अवश्य धर्म मीमांसा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का विषय मेरी दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण है और भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक देश है चीन, जो इतिहास में कभी हमारा पड़ोसी नहीं था, लेकिन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी अदूरदर्शिता, देश प्रेम के अभाव के कारण न केवल अपनी बहुत सारी भूमि चीन को दे दी, तिब्बत जैसा देश भी उसके हाथ में जाने दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ में जिस सुरक्षा परिषद में हम जाना चाहते हैं वो सदस्यता हमें मिल रही थी, उसको भी जवाहरलाल नेहरू ने गंवा दिया और उस सदस्यता को चीन को सौंप दिया। तो अनेक भूलें हमारी तरफ से हुई हैं, भारत की तरफ से हुई हैं, लेकिन फिर भी चीन के विषय में हमारा जो ज्ञान है वो बड़ा ही उथला छिछला सतही ज्ञान है। चीन के इतिहास में लोग नहीं जाते हैं और स्मृति लोगों की इतनी दुर्बल हो चुकी है कि वे तो 1958 भी नहीं जानते, जब तिब्बत को पूरी तरह लील लिया गया। उसके पहले का चीन भी नहीं याद रखते। तिब्बत का जो क्षेत्र है चीन में वो बहुत विशाल है, इतना बड़ा है कि हम आप सोच नहीं सकते। आज भी यदि तिब्बत निकल जाए चीन से तो आप समझिए उसका 1/4 हिस्सा बाहर हो जाएगा। पहले मुझे जानकारी थी कि 8वां हिस्सा, लेकिन ये 8वां हिस्सा हुआ है जो चीन ने तिब्बत को ही कई खंडों में तोड़ दिया है, तब का तिब्बत। वैसे तिब्बत बहुत बड़ा है। वैसे ही मंगोलिया पर अधिकार जमाया हुआ बैठा हुआ है। कोई भी यदि कोई सजग व्यक्ति चीन के मानचित्र पर दृष्टि गाड़े तो गड़ाए तो देखेगा कि उत्तर का जो इसका एक राज्य है उसका नाम ही इनर मंगोलिया। कोई राज्य का नाम आपके देश में किसी दूसरे देश का नाम हो सकता है क्या? जैसे हम हिमाचल को या किसी को उत्तरी चीन कह सकते हैं, भीतरी चीन कह सकते हैं, दक्षिणी चीन कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। लेकिन उस पर चीन कब्जा जमाया बैठा है। खैर, विडंबना यह है कि 1978 के बाद से चीन ने आर्थिक उदारीकरण पर बल दिया और अपने कम्युनिज्म को तिलांजलि दे दी। कम्युनिज्म को उठाकर 7 समंदर की गर्त में गाड़ दिया।
चीन सैद्धांतिक रूप से एक फ्रॉड देश है, जो कहता तो कम्युनिस्ट है, बिल्कुल कम्युनिस्ट नहीं। पूंजीवाद के सारे तत्व वहां पर उपस्थित हैं। उस देश की प्रगति ही तब हुई जब 1978 के बाद से अमेरिका जैसे देशों या यूरोप के अन्य देशों को अपने यहाँ बुलाया, उन देशों ने पूंजी लगाई और यहाँ पर मजदूर तो समझिए अर्ध मानवीय अवस्था में थे। जेल में रहने वाले कैदियों से भी काम कराया जाता था। तो ऐसे में बहुत ही सस्ते मजदूर मिले, और चूंकि एक प्रकार का वहां पर एक प्रकार का क्या बिल्कुल ही निरंकुश शासन है, तो अपने आप अनुशासन आ जाता है, आप मारपीट के केस से कुछ भी करा सकते हैं। तो इस प्रकार से वहां उत्पादन आरंभ हुआ और 78 के बाद से जो प्रगति हुई वो 90 के दशक में दुनिया में दिखने लगी। मुझे याद है 1990 के उत्तरार्ध में जो भी चीन जाते थे वो लौट कर आते थे और हमें बताया करते थे, और हमारे जैसे लोगों की स्थिति क्या होती थी, हम अवसाद में चले जाते थे, दुखी हो जाते थे। मेरे साथ ये अनेक बार हुआ। जो भी चीन जाता लौट कर आता तो हमें बताता कि देखो वह हाथी है, यदि हाथी 10% की दर से बड़ा होने लगे तो कितना विशालकाय हो जाएगा 10 वर्ष में, 20 वर्ष में, 25 वर्ष में, और हम उसके सामने नगण्य हैं, चूहे की तरह या बिल्ली की तरह हैं। तो हम यदि चाह भी लें तो 10% तो दर से बढ़ नहीं सकते, लेकिन 5, 7, 8 से भी बढ़े तो बिल्ली कितनी बड़ी हो जाएगी। इस प्रकार हमें बताया करते थे। सचमुच संसार ने ये ऐसा नहीं देखा था कि संसार का सबसे बड़ा जनसंख्या के हिसाब से देश और इस गति से बढ़े, आर्थिक प्रगति हो, तो उसका परिणाम क्या होगा। तो एक समय आया जब चीन सारे संसार का सप्लायर बन गया। कहा जाता था कि चीन ही सप्लाई करता है पूरे विश्व को। तो चीन बहुत बड़ा, सबसे बड़ा निर्यातक बन गया। चीन पर लोग निर्भर करने लगे और चीन की तूती बोलने लगे। लेकिन यहां पर एक चिंता करने वाली बात है, सोचने वाली बात है। यदि चीन एक लोकतांत्रिक देश होता तो संभव है इतनी तेज गति नहीं होती आर्थिक विकास की, लेकिन उसमें स्थायित्व होता। उसके जो निर्णय होते सरकार के, बड़े सोच समझ कर लिए जाते। क्योंकि लोकतंत्र में आप जानते हैं किसी भी एक निर्णय के पीछे एक लंबी प्रक्रिया होती है, चाहे वो संसद हो या संसद के बाहर हो, मीडिया हो, हर जगह उस पर विचार विमर्श होता है, और फिर उससे जो नवनीत निकलता है उससे देश का भला होता है। ऐसा सामान्यतः देखा गया कि चीन में एक प्रकार का अहंकार आ गया। चीन को लगा कि अब हम संसार को चला सकते हैं, संसार हमारे लिए वो कठपुतली है जिसके धागे हमारी उंगलियों में हैं। तो चीन ने एक से एक बड़ी बड़ी गलतियां करनी शुरू कर दी। आज हम अन्य गलतियों की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे BRI की, जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, या वन रोड वन बेल्ट भी कहते हैं इसको। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है?
चीन ने यह सोचा कि केवल चीन अकेले संसार को अपने हिसाब से व्यापार के लिए, संपर्क के लिए रूट बना देगा, मार्ग बना देगा, और एक बेल्ट और एक रोड से पूरे संसार को बांध लेगा। इस मानचित्र से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि पूरब में इंडोनेशिया से लेके पश्चिम में यूरोप के देशों, उसमें विशेषकर इटली आदि, और जो इस मानचित्र में नहीं आया है वह है लैटिन अमेरिका। वहां के ब्राजील तक को इसने इस वन बेल्ट वन रोड की जो योजना थी उसमें उलझाया। अब पहली बात तो यह देखिए कि इसमें इतनी विपुल धनराशि लगनी थी जो किसी एक देश के की सामर्थ्य से बाहर थी, फिर भी चीन ने इसमें अपना हाथ लगा दिया। इतना अधिक धन लग गया इसमें कि हम और आप सोच नहीं सकते। लेकिन हुआ क्या, चीन की जो अपनी नीति है या उसका जो उद्देश्य है वो धीरे धीरे परत दर परत खुलने लगा, और जो भी स्थानीय देश हैं उन्हें लगा कि उनके लिए यह वन बेल्ट वन रोड लाभदायक, यह चीन के लिए है, चीन का ही मार्ग प्रशस्त करता है, इनका नहीं। तो धीरे से क्या हो गया, श्रीलंका में इन्होंने प्रयास किया तो श्रीलंका चीन का ऋणी हो गया, वो ऋण नहीं चुका पाया तो चीन से और पैसे लेने गया, तो वो चीन के कर्ज जाल में फंस गया। इसी प्रकार की जो हालत है वो मलेशिया के साथ हुई, अन्य देशों के साथ हुई, और सबसे जो भयंकर स्थिति इसकी हुई वो पाकिस्तान के साथ हुई, क्योंकि वहां 60-70 बिलियन यूएस डॉलर का प्रोजेक्ट इसने लगाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन चीन की जो नीति है वो भारत या किसी अन्य देश की तरह नहीं है। जब वो स्थानीय देश से समझौता करते हैं तो उस समझौता के विषय में किसी को नहीं बताते, वो उस देश को कहते हैं कि आप भी किसी को ना बताएं, तो वो उसको गुप्त रखना चाहते हैं, अर्थात पारदर्शिता का घोर अभाव। अब जो चीज गुप्त है उसमें आप क्या नेगोशिएट करते हैं, क्या मोल भाव करते हैं, किन बिंदुओं पर आपकी सहमति होती है, ये सब दो पार्टियों के बीच का मामला होता है। आप समझिए एक ड्राइंग रूम में बैठे हुए दो लोग हैं, उन्हें ही पता है। दूसरा, पाकिस्तान में क्या हो गया कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से निकलना चाहता है और उसने घमासान युद्ध मचाया हुआ है, और अधिकतर जो प्रोजेक्ट का हिस्सा है सीपेक जिसको बोलते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसका अधिकांश बलूचिस्तान में पड़ता है। तो बलूचिस्तान को तो लगा कि वैसे ही वो पाकिस्तान के शोषण का शिकार है, अब वो चीन भी उसका शोषण करेगा। तो वहां के जो आंदोलनकारी हैं, स्वतंत्रता कामी लोग हैं, उन लोगों ने सतत आक्रमण की नीति अपनाई और चीनियों को मारना आरंभ किया। इतनी बड़ी संख्या में वो चीनियों को अब तक मार चुके हैं कि अब तो चीन का साहस ही दम तोड़ चुका है, और पाकिस्तान में जो अधिकतर प्रोजेक्ट हैं वो आधे अधूरे पड़े। अब उन प्रोजेक्ट को का पूरा होना लगभग असंभव है, क्योंकि पाकिस्तान स्वयं कर्ज जाल में फंस चुका है। लेकिन आज की जो कथा मैं आपको सुना रहा हूं, ये श्रीलंका पाकिस्तान की कथा नहीं, ये सब पुरानी हो चुकी है। आज जो घटना घटी है वो कमाल की है। उसने चीन का जो ये प्रयास था वन बेल्ट वन रोड का, उसकी रीढ़ तोड़ दी है। और वह देश है जिसने ऐसा किया, वो देश है ब्राजील।
ब्राजील को भी चीन ने उलझाया हुआ था और वन बेल्ट वन रोड में, क्योंकि इसमें वन बेल्ट वन रोड में सामान्यतः सामुद्रिक जो पोर्ट होते हैं, हवाई जहाज के अड्डे हो सकते हैं, या कहीं रोड नहीं है तो रोड बनाए जा सकते हैं। कुल मिला के आप समझिए इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे प्रोजेक्ट्स। तो ब्राजील की जो आज की सरकार है, उसने इस बीआरआई की समीक्षा की और समीक्षा करके इसको रिजेक्ट कर दिया, इसको निरस्त कर दिया, और उसने घोषणा की है कि वो इससे बाहर आ जाएगा। और उसके अन्य कारण बताए। एक कारण तो यह है कि इसमें धन लगता है। अब चीन इतना धन लगाएगा तो उसको वापस करना होगा, ब्राजील को कैसे वापस करेगा। फिर क्या है कि ब्राजील के पास अमेज़न है। अमेज़न जो नदी है उसके विषय में तकनीकी रूप से कहा जाता है, जो पर्यावरणविद हैं वो कहते हैं कि वो संसार का कार्बन सिंक है, क्योंकि वो इतनी विशाल नदी है, उसके बाद दलदल है, जंगल है, कि वो संसार के कार्बन को सोखने की क्षमता रखता है, अमेज़न फॉरेस्ट। उसका भी बहुत कहीं कहीं पर उसके हिस्से इस वन बेल्ट वन रोड में आ रहे थे, तो उसने खुल के इसका विरोध किया। इससे पहले यूरोप में जो देश इसमें फंसा था उसका नाम इटली है, और उसने भी इसकी समीक्षा कर दी है और वो लगभग इससे आउट हो चुका है। तो आप समझिए, चीन का के लिए वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का सफल न हो पाना, दम तोड़ देना, मैं मानता हूं आर्थिक रूप से अविश्वसनीय झटका है। यह इतना बड़ा झटका है जिससे चीन अब उबर नहीं पा रहा। यदि चीन लोकतांत्रिक देश होता तो शायद उसके राष्ट्रपति को लोग बुरी तरह हरा देते चुनाव में, बाद में उस पर मुकदमा भी चलता कि तुम्हारी सनकी या पागलपन वाले फैसले से हमारे देश का कितना नुकसान हुआ है। लेकिन चीन का दुर्भाग्य है कि चीन में डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है, निरंकुश शासन है, वहां कोई पूछने वाला नहीं है। मीडिया जो है वो सरकार की जेब में है, उसके कब्जे में है, वो जो चाहे उसको कहेंगे, लिखने को बोलने को बोलेगा। लेकिन देश तो बर्बाद हो चुका। इस सनकी वाले निर्णय से चीन तो कहीं का नहीं रहा, क्योंकि इसका जो कुछ भी पैसा लगा है उसको वापस लेना कठिन है। दूसरा प्रोजेक्ट ही फेल हो गया, अब ये करेगा क्या। तो चीन को निरंतर झटके लग रहे हैं, और ये बीआरआई आर्थिक रूप से असह्य झटका है। और इसके ठीक पहले मुश्किल से 15-20 दिन, महीना वो भी नहीं हुआ अभी, कि झटका भारत ने दे दिया, जब चीन को वापस जाना पड़ा है अपने सैनिक को लेकर के चीन और भारत की सीमा से। यह चीन के इतिहास में, जो ये पिछले 7 दशकों का इतिहास है, या कहें कि कम्युनिस्ट चीन का जो इतिहास है, उसमें ये अभूतपूर्व घटना है। जब भारत एक कदम भी नहीं डिगा, एक कदम भी पीछे नहीं हटा, लेकिन चीन को पीछे हटना पड़ा। जो कुछ भी ढांचा वहां बनाया था उस सबको तोड़ना पड़ा, और तोड़ करके कहिए कि अपमानित होकर वो अपने घर को वापस गया है। अंतरराष्ट्रीय जगत में इस घटना का कहिए कि इस पर बहुत चर्चा हो रही है। एक चित्र जो सोशल मीडिया पर बहुत चला, उसमें क्या है कि हमारे प्रधानमंत्री एक प्रकार से सिंहासन पर बैठे हुए हैं, उनके सामने एक बड़ा सा टेबल है,
टेबल पर एक मानचित्र लेकर के भूमि पर बैठा हुआ है शी जिनपिंग, चीन का राष्ट्रपति, और वो कहता है कि सब आपके सामने मैं समर्पित कर रहा हूं। कहते हैं यह चित्र चीन में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यह चित्र जब सोशल मीडिया पर आया तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि इस लेकिन ताइवान ने इस चित्र को दिखाना आरंभ कर दिया, वो दिखा रहा है। तो मैं ये मानता हूं, जो कथा मैंने आपको सुनाई कि 1990 के दशक में क्या होता था और आज क्या हो गया है, और मैं आपको बताऊं कि चीन का दुर्दिन आरंभ हो गया है, इसकी दुर्गति आरंभ हो गई है, और यही अवसर है जब भारत को और आक्रामक रुख अख्तियार करना चाहिए, अपनाना चाहिए। वो क्या हो सकता है? हमें तिब्बत पर खुलकर बोलना चाहिए, और मैं मानता हूं कि भारत इस स्थिति में है कि तिब्बत को चाहे तो चीन से अलग करवा सकता है। मंगोलिया का साथ देकर के इनर मंगोलिया पर अधिकार जमा सकता है मंगोलिया। इसी प्रकार से जो ये सिंकियांग है, सारा का सारा जो पूर्वी तुर्किस्तान है जिसको कहते हैं, कभी वो भारतीय क्षेत्र हुआ करता था, उस पर भी अधिकार भारत कर सकता है। तो आशा कर सकते हैं हम कि चीन की माली हालत जैसे जैसे खराब होगी, वैसे वैसे हम उस पर दबाव बनाएंगे और हमारा दबाव सफल होगा। तो चीन को जो ये झटका लगा है, उसको लेकर के आप भी मनन चिंतन करें, और इसी बिंदु पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, आपसे विदा लेता हूं इस आग्रह के साथ कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और टिप्पणी भी करें। जय श्री राम।